एक ऐसा गांव जो रातों रात खाली हो गया। गौरव का दावा था कि कोई उनके साथ इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 200 सालों से अबैंडन्ड है। कि क्या आप वाकई में लोगों को परेशान करते हैं जो यहाँ पे रात में रुकते हैं? तो एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जिसे खुद महात्मा गांधी ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो एक ऐसा रहस्यमय आदमी जो कोलकाता और मुंबई की रातों में स्टोन मैन के नाम से जाना जाता था। तो एक ऐसी रात जब AK-47 की बारिश हो गई थी आसमान से। वेलकम टू द इंडियन मिस्ट्री आइसबर्ग्स। इस सीरीज में हम ऐसी कहानियों के बारे में जानेंगे, ऐसे घटनाओं के बारे में जानेंगे जो कोई सच मानते हैं तो कोई सिर्फ कहानियां। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जो पिछले 200 सालों से अबैंडन पड़ा हुआ है। यहाँ पे घर है, गलियां हैं, मंदिर भी है, मगर कोई इंसान नहीं है यहाँ पे। एक ऐसी जगह जिसे कर्स्ड विलेज कहा जाता है। आर्चिव्स के मुताबिक कुलधारा 1291 में पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर और दिमागी तौर पे काफ़ी ज़्यादा तेज थे। इन्होंने रेगिस्तान के बीच में खेती करने का एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो आज के इंजीनियर्स के लिए भी एक केस स्टडी है। पर 1825 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रातों रात कुलधारा के साथ साथ 84 गांव खाली हो गए। ये कुलधारा के खाली होने के पीछे दो मेन स्ट्रीम लेजेंड्स हैं जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेजेंड्स में से आते हैं। सलीम सिंह जैसलमेर स्टेट का एक दीवान था जिसे हिस्ट्री में एक क्रूर, लालची और जन के आदमी के रूप में याद किया जाता है। उसका खौफ इतना था कि उसके सामने लोग सर उठाकर नहीं देखते थे। अब लेजेंड्स के अनुसार जाए तो कहा जाता है कि सलीम सिंह की आंख मुखिया के बेटी के ऊपर पड़ गई थी कुलधारा के। कहा जाता है कि वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि सलीम सिंह ने उसे अपनी रानी बनाने का ठान लिया था, जिसके कारण सलीम सिंह ने पूरे गाँव को एक अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो मुझे ये लड़की दे दो या फिर पूरे गांव को तबाही देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। पालीवाल ब्राह्मण्स के लिए ये सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं था, ये पूरे उनके समाज के इज्जत का सवाल था। अब गांव वालों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो सलीम सिंह के सामने घुटने टेक देना और बेटी को सौंप देना, या तो सालों से बसाया गया अपना ये आशियाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। और फिर आती है वो 1825 की रहस्यमय रात जब पूरा शहर सो रहा था और गांव के मुखिया ने अपने साथ साथ 84 गांव के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। फैसला हो चुका था और उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को उस क्रूर दीवान को नहीं देंगे। और सूरज उगने से पहले करीबन 1500 लोग अपना ये आशियाना छोड़ के चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस गाँव को एक बद्दुआ दे दी कि इस जगह पे कोई भी बस नहीं पाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक सुमरभिल जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था कुलधारा का, उसने कहा कि वो भी यहाँ पे रहने का कोशिश किया था, मगर कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ और डॉटर इन लॉ की डेथ हो गई और उसका बेटा भी काफ़ी बीमार हो गया, तो उन्होंने पास वाले गांव में शिफ्ट कर लिया। कुलधारा के गायब होने का दूसरा और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कारण था सलीम सिंह का लालच। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स इतने ज़्यादा कामयाब और अमीर थे और इतने ज़्यादा खेती में आगे थे कि सलीम सिंह की नज़र उनके दौलत पर भी थी। इसी सब के चक्कर में सलीम सिंह ने उनके गांव के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जो कि उनके सेविंग्स यानी बचत से भी ज़्यादा था। तो कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने सोचा कि इस क्रूर दीवान को अपनी कमाई देने से अच्छा है हम हमेशा के लिए ये जगह ही छोड़ के चले जाएं। अब ये दो लेजेंड्स तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मेन स्ट्रीम है ही, बट क्या कुछ और भी रीजंस था? यस, कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि पालीवाल ब्राह्मण्स खेती में एकदम मास्टर थे, मगर उस समय ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो गया था, काफ़ी नीचे गिर चुका था और पानी के बिना रेगिस्तान में रहना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने एज अ रिज़ल्ट मास माइग्रेशन किया था। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ कुलधारा विलेज एंड अभी फ़िलहाल तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट पीपल स्टिल से कि वहाँ पे रात को रुकना सेफ़ नहीं है। एंड कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं कि उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है।
अब ये सिर्फ एक मतलब तुम कह सकते हो कि एक खाली जगह रहती है तो कहानियाँ तो अपनी बनती ही है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक हम लोग के पास वो 1500 लोग कहाँ गए, किधर गए, किसी को कुछ पता नहीं है। क्या मौत वाकई आखिरी सच है? 1930 में दिल्ली की एक 4 साल की बच्ची शांति देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उस बच्ची ने कहा कि उसका असली घर दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा है और उसका असली पति अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा है। जब एक्सपर्ट्स शांति देवी को लेकर मथुरा गए तो वो दंग रह गए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शांति देवी ने स्टेशन पर ही अपने पति के भाई को पहचान लिया था और उसने अपने मथुरा वाले घर का रास्ता भी खुद ही बताया था। परेशान विकिपीडिया एंड अदर सोर्सेज के मुताबिक अपने माता पिता के डिस्करेजमेंट की वजह से वो 6 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग गई थी मथुरा के लिए। घर वापस आने के बाद उसने साफ साफ स्कूल में जाके कहा कि वो असल में शादीशुदा थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था जिसके 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। जब स्कूल के टीचर और हेडमास्टर ने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने मथुरा के शब्दों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया और साथ साथ में उसने अपने व्यापारी पति केदारनाथ चौबे तक का नाम ले लिया था। हेडमास्टर ने फिर मथुरा में एक केदारनाथ चौबे नाम के एक व्यापारी का पता लगा लिया था जिसने 7 साल पहले अपनी पत्नी लुगड़ी देवी को खोया था, उनके बेटे के जन्म के 10 दिन बाद। फिर जब केदारनाथ को ये सब बातें बताई गई शांति देवी के बारे में तो वो अपना भेष बदल कर और खुद को केदारनाथ का भाई बताकर वो दिल्ली आया और साथ साथ में अपने बेटे को भी लेके आया। लेकिन शांति देवी ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसके बेटे को भी पहचान लिया। क्योंकि शांति केदारनाथ और उनकी वाइफ लुगड़ी देवी के निजी बातों के बारे में जानती थी, इसीलिए केदारनाथ को तुरंत यकीन हो गया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का रीइंकार्नेशन है। ये मामला धीरे धीरे इतना मेनस्ट्रीम हो गया कि महात्मा गांधी के नज़रों में भी गया, जिन्होंने इसकी जांच के लिए एक कमीशन बिठाया। कमीशन शांति देवी के साथ 15 नवंबर 1935 को मथुरा पहुंचा। वहां उन्होंने परिवार के कई सदस्यों को भी पहचान लिया, जिसमें लुगड़ी देवी के दादा भी शामिल थे। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ वापस घर लौट आई। 1936 में पब्लिश हुई कमीशन की रिपोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि लुगड़ी देवी और शांति देवी पुनर्जन्म थे। 17 दिसंबर 1995 रात के करीबन 12 बज रहे थे। जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था तब वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक अनजान परछाई मंडरा रही थी। एंटोनोव 26 प्लेन रेडार से बचकर नीचे आता है और अचानक से आसमान से लकड़ी की क्रेट्स गिरने लगती हैं। लोकल्स लोगों को लगा कि शायद कोई रिलीफ मटेरियल नीचे गिराया जा रहा है, मगर जब सुबह हुई और उन डब्बों को खोला गया, काफ़ी सारे AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स और हज़ारों एम्यूनेशंस थे उसके अंदर। कोई स्मगलिंग नहीं थी, ये एक फौज तैयार करने का सामान था। लेकिन सवाल ये था किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट हो गई और फिर बाद में एक मास्टरमाइंड का नाम निकला, किम डेवी। 22 दिसंबर 1995 जब वही प्लेन एंटोनोव 26 इंडिया के एयर स्पेस से बाहर निकल रहा था, तभी इंडियन एयरफोर्स ने उसे पहचाना और फोर्सफुली लैंड करवाया। इसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया था। प्लेन लैंड होते ही सारे क्रू मेंबर्स, जिसमें 5 लैटवियन पायलट्स और एक डीलर पीटर ब्लीच शामिल था। जब प्लेन एयरपोर्ट पर ही था तभी किम डेवी एक फिल्मी स्टाइल में वहां से भाग निकला, मगर बाकी सब लोगों को इंक्लूडिंग पीटर ब्लीच को वहीं पे पकड़ लिया गया था। अब आखिर किम डेवी को वहां से भागने में किसने हेल्प किया, ये तो अभी तक पता नहीं चला है, मगर लोग कहते हैं कि ये आनंद मार्ग के लिए था, क्योंकि 1970s-80s के दौरान जो बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट थी और आनंद मार्ग थी, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा तनातनी रहती थी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को इंटरनेशनल इंटेल से जोड़ते हैं। साल 2000 में पीटर ब्लीच और बाकी लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, लेकिन रशिया के प्रेशर की वजह से साल 2000 में ही बाकी पायलट्स जो थे उनको छोड़ दिया गया और साल 2004 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से पीटर ब्लीच को भी प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गया था। अब बचता है किम डेवी, जो आज भी डेनमार्क में ही है। हालांकि इंडिया ने काफ़ी बार कोशिश की है उसे वापस लाने की, लेकिन डेनमार्क के कोर्ट्स ने मना कर दिया ये कहकर कि इंडिया के जेलों की हालात सही नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडियन मिस्ट्री आइसबर्ग का
पार्ट 1। हमने देखा कैसे एक श्राप ने पूरा गांव मिटा दिया, कैसे मौत के बाद भी एक बच्ची ने अपने पुनर्जन्म की यादें नहीं छोड़ी, कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी में एक ऐसा छेद हुआ जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था। धीरे धीरे हम और डीपर जाएंगे। बट टिल देन, सी यू सून।